एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, जानेंगे आज की वीडियो में हम कंपनी के दोष और सीमाओं के बारे में कि कंपनी के इतने बेनिफिट होने के बावजूद भी इसकी क्या सीमाएं हैं, इसके क्या दोष है ना, कैसे कंपनी में नुकसान होता है और उस नुकसान को हमें कितना वहन करना पड़ता है अगर हम किसी कंपनी के अंशधारी या कंपनी के सदस्य बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जरूरी नहीं है कि केवल कंपनी की यही डीमेरिट्स है, यही इसके दोष है, इसके अदरवाइज और भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स से इसकी डीमेरिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इसके निर्माण में कठिनाई आती है। सेकंड, गोपनीयता का अभाव, मतलब किसी बातों को गुप्त रखना इसमें कठिन होता है। थर्ड है निर्णय लेने में विलंब, मतलब कोई भी डिसीजन हम लेते हैं तो उसमें हम लेट हो जाते हैं। फिर सट्टेबाजी, और फिफ्थ मैंने इसमें लिखा है सरकारी हस्तक्षेप। ये कुछ डीमेरिट्स मैंने इसमें लिखी है जिनकी डिटेल से हम इसको समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हम पढ़ेंगे निर्माण में कठिनाई। अब निर्माण मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कंपनी की स्थापना। तो आपको मालूम है कि कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब क्या होता है कि ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये काम सारे किसके जैसे करती है? एक व्यक्ति की तरह ही ये क्या करती है? सारा क्रय विक्रय का काम करती है ना। इसकी उपस्थिति भी व्यक्ति की जैसी ही होती है, लेकिन यह दिखाई नहीं देती। और ये अपना काम किससे करती है? एक कॉमन सील, मतलब इसकी एक सार्वमुद्रा होती है ना। जैसे कि कोई भी फॉर्म होता है, ठीक है, तो उस पे इसकी एक सील लगती है, फिर उस कंपनी के डायरेक्टर का सिग्नेचर होता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो फॉर्म है ये कंपनी की ओर से ही आपको दिया गया है। ठीक है, कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है। तो क्या है? कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है जो कि दिखाई नहीं देती, लेकिन काम सारे व्यक्तियों की तरह ही करती है। और इस का निर्माण मतलब इसकी स्थापना और इसका समापन किसके द्वारा होता है? कानून के द्वारा, विधान के द्वारा। अगर किसी कंपनी में यहाँ पे मानो कि वैसे कंपनी में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, अगर निजी कंपनी की बात करें तो उसमें तो अधिकतम 200 होते हैं, इससे अधिक होंगे तो सार्वजनिक कंपनी होगी। लेकिन जब बात सार्वजनिक कंपनी की आती है तो उसमें अधिकतम सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है ना। तो अगर कंपनी के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है या कंपनी के सदस्य दिवालिया हो जाते हैं या कोई भी रीजन आता है जिससे कंपनी को बंद करने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो भी कंपनी को बंद नहीं किया जाता। इसकी स्थापना कानून के द्वारा की गई है, तो इसका समापन भी कानून ही करेगा। इसका अस्तित्व मतलब इसका जीवन काल कैसा होता है? स्थायी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले पॉइंट में लिखा है निर्माण में कठिनाई। कंपनी का निर्माण करना मतलब उसकी स्थापना करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर कोई एक अकेला व्यक्ति कोई व्यापार करे, एकाकी व्यापार करे, तो बहुत आसानी से उस व्यापार की स्थापना हो सकती है, क्योंकि उसमें कम पैमाने पर में पैसे की आवश्यकता होती है। फिर पार्टनरशिप में रहकर कोई बिजनेस किया जाता है तो वो भी बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि सभी पार्टनर्स मिलकर क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं, कोई एक व्यक्ति तो नहीं लगाता। लेकिन जब बात कंपनी की आती है तो इसमें हमें बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों रुपए की आवश्यकता होती है, तो एक अकेला व्यक्ति तो इसमें पैसा नहीं लगाता। तो वो क्या करता है? जनता को अंशों का निर्गमन करके पैसा इकट्ठा करता है। जैसे एग्जाम्पल से देखो, किसी व्यक्ति को कितनी 1,50,000 रुपए की आवश्यकता है। अब इसमें से 50,000 रुपए तो उसके पास है। अब उसे कंपनी के लिए कितने पैसे की और आवश्यकता है? 1,00,000 रुपए की। अब वो किसी से पैसा मांगता है तो कोई भी इतनी आसानी से 1,00,000 रुपए देगा क्या? नहीं देगा। तो फिर इसको एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं एक व्यक्ति से मांगने की बजाय हजारों व्यक्तियों से पैसा मांग लूं, जिससे मुझे आसानी से पैसा मिल जाएगा। तो ये क्या करता है? 100 रुपए के हिसाब से पैसा मांगने लगता है। तो अब यहाँ पर टोटल 1,00,000 चाहिए थे, तो यहाँ देखो टोटल उसे 1,000 व्यक्तियों के पास जाना होगा। 1,000 व्यक्ति से वो 100 रुपए लेगा। 1,000 व्यक्ति से अगर वो 100 रुपए लेगा तो यहाँ पे आ गया ना उसके पास वापस से 1,00,000 रुपए, और 100 रुपए की रिस्क तो हर एक व्यक्ति ले सकता है। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति 100 रुपए उसे देगा तो वो उसकी कंपनी का मेंबर बन जाएगा, और कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो उसे भी 100 रुपए पे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो आ रहा है समझ में कि कंपनी का निर्माण करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि इसमें पैसा बड़े पैमाने पर चाहिए। कंपनी के निर्माण के लिए विभिन्न औपचारिकताओं के साथ अनेक प्रलेखों को भी तैयार करना होता है, जिसके लिए बड़ी मात्रा में क्या होते हैं? प्रारंभिक व्यय। देखो क्या होता है, अब कंपनी की स्थापना
पूरा करने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। जैसे एकाकी व्यापार में और साझेदारी में ऐच्छिक था, व्यक्ति के ऊपर डिपेंड था कि वह अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाए, लेकिन कंपनी में तो कंपलसरी है। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा, फिर उसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रलेख बनते हैं, जैसे पार्षद सीमा नियम बनता है, वो एक ऐसा प्रलेख होता है, मतलब होता तो कागज का ही एक टुकड़ा, लेकिन उसमें कंपनी के उद्देश्य से संबंधित, कंपनी के नाम, स्थान, काम सभी से रिलेटेड बातें लिखी जाती है। फिर अंतर नियम, मतलब आप जो काम करोगे तो किस तरीके से करोगे, कैसे अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे, ठीक है, ये सारी बातें लिखी जाती है। प्रविवरण जारी किया जाता है, मतलब कि प्रविवरण एक विवरण पत्र होता है जो अंशों के निर्गमन की सूचना देता है। अब ऐसा प्रविवरण तो सार्वजनिक कंपनी बनाती है और निजी कंपनी नहीं बनाती। तो ऐसे प्रलेख तैयार करने होते हैं, जिस कारण क्या होता है, कंपनी को बड़े पैमाने पर खर्चा होता है। तो पहला दोष क्या हो गया कि निर्माण में कठिनाई। जितना आसान एकाकी व्यापार या साझेदारी व्यापार होता है, उतना आसान कंपनी नहीं होता। कंपनी में बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है, तो हमें पैसा इकट्ठा करना होता है, उसका पंजीयन कराना होता है, बहुत सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करना होती है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या हो गया इसका, निर्माण में कठिनाई, मतलब इसकी स्थापना में कठिनाई। सेकंड देखो इसमें क्या लिखा है, गोपनीयता का अभाव। अब देखो हर एक काम को गुप्त रखकर, मतलब गोपनीय तरीके से ही सक्सेस अचीव की जाती है। लेकिन जैसे एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति कोई भी काम करता है तो वह अपनी बातों को क्या करता है, अपने तक ही सीमित रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं करता है। पार्टनरशिप में देखोगे 3 पार्टनर्स होंगे तो तीनों पार्टनर्स तक वो बात सीमित रहती है, लेकिन कंपनी में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो इस कारण यहाँ क्या होता है, गोपनीयता का अभाव होता है, मतलब किसी बातों को हम छिपा नहीं सकते, हर एक बात हमें क्या करनी होती है, इसमें शेयर करना होती है, बताना पड़ती है। तो क्या लिखा है कि गोपनीयता जो है व्यापार के लिए कैसी होती है, लाभदायक होती है, तभी आप सक्सेस अचीव कर सकते हो, क्योंकि कुछ बातें आपको सीक्रेट भी रखनी पड़ती है। कंपनी में एकाकी व्यापार एवं साझेदारी व्यापार की तुलना में गोपनीयता का अभाव पाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको सारी बातें शेयर करनी है, कुछ बातें आप सभी मेंबर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हो। फिर थर्ड है इसमें निर्णय में विलंब, मतलब कोई भी डिसीजन लेने में आप लेट भी हो सकते हो। कंपनी में प्रबंधन के विभिन्न स्तर रहते हैं, जैसे प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। उच्च स्तर जो कि ऐसा प्रबंधक होता है जो कि बिजनेस का संचालन करता है। फिर मध्य स्तर का प्रबंधक आता है जो क्या करता है, उच्च स्तर द्वारा जो भी दिशा निर्देश मिलते हैं वो निम्न स्तर के प्रबंधक से काम कराता है। तो 3 स्तर होते हैं प्रबंधन के, कौन कौन से, पहला उच्च स्तर, दूसरा मध्य स्तर और तीसरा निम्न स्तर। उच्च स्तर में वो व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी को संचालित करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, कंपनी के लिए नियम बनाते हैं, और कंपनी में जो कर्मचारी है उनको कितना वेतन दिया जाए, इन सब बातों का क्या करता है, निर्धारण करता है। फिर ये मध्य स्तर का जो प्रबंधक होता है वो क्या करता है, उच्च स्तर द्वारा जो बातें बताई जाती है, जैसे कि बिजनेस को लेकर कोई डिसीजन लिया गया तो उस पर विचार विमर्श करता है, फिर अपने आइडियाज कंपनी के ऑनर को बताता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उच्च स्तर और निम्न स्तर के बीच एक कड़ी का काम करता है, मतलब इनको जोड़ के रखता है। उच्च स्तर का व्यक्ति मध्य स्तर के प्रबंधक को कोई काम का बोलता है, फिर मध्य स्तर का प्रबंधक निम्न स्तरीय प्रबंधक को काम को बोलता है। तो इस तरीके से प्रबंधन के जो स्तर होते हैं, ठीक है, तो इस कारण इसमें निर्णय लेने में कठिनाई आती है। बोला है ना यही कि कंपनी में प्रबंधन के विभिन्न स्तर होते हैं जिसके कारण निर्णय लेने में विलंब होता है, और निर्णय में देरी होने के कारण अनेक बार लाभ के अवसर निकल जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी से डिस्कस करेगा, सेल्फ का डिसीजन भी अच्छा माना जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर हम दूसरों से एडवाइस भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट हो जाता है। तो इसमें जो प्रबंधक होते हैं, मतलब जो इसके सचिव, उप मुख्य सचिव, प्रबंधन मंडल, ये जो होते हैं, इन सबके साथ मिलकर कोई डिसीजन लिया जाता है तो सब अपने अपने मत देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। अगला देखो इसमें सट्टेबाजी। कंपनी के अंश स्कंद विपणी पर सूचीबद्ध होते हैं। अंश स्कंद विपणी क्या होता है, जैसे कि आपको कोई सामान चाहिए होता है तो आप किसी शॉपकीपर के पास जाके क्या करके आते हो, पैसा देके सामान लेके आ जाते हो। उसी तरीके से स्कंद विपणी भी अंशों की एक दुकान समझ लो, जहां पर क्या मिलता है, अंश मिलते हैं, ठीक है। स्कंद विपणी जहां पे लिस्टेड अंश होते हैं तो वहां पे अंश खरीदे जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि जब अंश क्या होता है, स्कंद विपणी पर सूचीबद्ध होते हैं जहां अंशों का क्रय विक्रय होता है, और यह क्रय विक्रय क्या होता है, सट्टेबाजी को बढ़ा
बढ़ाता है। मतलब जैसे अपन ने क्या माना कि जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं, वहां से सामान पैसा दिया, सामान खरीदा, उसी प्रकार से स्कंद विपणी भी क्या होता है, एक बाजार ही है जहां पर अंशों को खरीदा और बेचा जाता है। तो जब अंशों की रेट बढ़ती है तब उसका निर्गमन किया जाता है। तो एक प्रकार का सट्टेबाजी ही होता है। लेकिन आज वर्तमान में ये एक बिजनेस है, ये कोई सट्टेबाजी नहीं है, ये पैसा कमाने का एक तरीका है। लेकिन इसको एक सट्टेबाजी का नाम दिया गया क्योंकि हर एक व्यक्ति अंशों की रेट बढ़ती है तब जाके ही तो क्या करता है, अपने अंशों को बेचता है। जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया, 10 रुपए में रिलायंस कंपनी का अंश खरीदा, अब उसकी रेट हो जाती है 30 रुपए, तो वो क्या करेगा, 30 रुपए में क्या करेगा, अंशों को बेचेगा और 20 रुपए का फायदा कमाएगा। तो ये क्या हुई, एक प्रकार की सट्टेबाजी, है ना। जबकि हम क्या बोलेंगे कि ये एक प्रकार की सट्टेबाजी नहीं मानी जाएगी, एक प्रकार का प्रॉफिट माना गया, लेकिन लोगों ने इसको सट्टेबाजी का नाम दे दिया। एंड लास्ट है इसमें सरकारी हस्तक्षेप। कंपनियों पर सरकार का सीधा नियंत्रण होता है जिस कारण कंपनियां स्वतंत्र होकर कार्य नहीं कर सकती। कहने का मतलब है कि इसमें काम करने के लिए मेंबर्स की लिमिटेशन तय कर दी गई। जैसे निजी कंपनी में बोल दिया गया कि कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए, 2, और अधिकतम आप इसमें 200 रख सकते हो। और सार्वजनिक कंपनी में बोल दिया कि 7 व्यक्तियों को लेकर कंपनी की स्थापना करोगे, अधिकतम पर कोई प्रतिबंध नहीं, है ना। तो इस तरीके से इसमें लिमिटेशन है और भी कुछ रूल्स है। जैसे अगर निजी कंपनी है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना अनिवार्य है अपने नाम के आगे, है ना फ्रेंड्स। तो हमने जाना कि कंपनी की क्या दोष है, क्या सीमाएं हैं, क्या हानियां है। तो फिर से एक बार देख लो। पहला है निर्माण में कठिनाई, इसकी स्थापना करने में बहुत सारे प्रलेख तैयार करने होते हैं, बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होती है, जिस कारण इसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। गोपनीयता का अभाव, गोपनीयता बिजनेस के लिए क्या होती है, फायदेमंद होती है, लेकिन कंपनी में भी गोपनीयता तो रहती है लेकिन एकाकी व्यापार साझेदारी की तुलना में कम होती है। फिर निर्णय में विलंब, कभी क्या होता है, इसमें बहुत सारे प्रबंधक होते हैं तो सभी से डिस्कस करके डिसीजन लिया जाता है तो लेट हो जाता है। सट्टेबाजी, इसमें स्कंद विपणी के माध्यम से अंशों को खरीदा और बेचा जाता है तो उसे एक सट्टेबाजी का नाम दे दिया, जबकि ये तो प्रॉफिट का एक प्रोफेशन है, ठीक है। और फिर है सरकारी हस्तक्षेप, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है हर एक कंपनी में, चाहे सरकारी कंपनी हो, निजी कंपनी हो, सार्वजनिक कंपनी हो, सभी को गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना होते हैं। सो इस तरीके से हमने जाना कि कंपनी की क्या डिमेरिट्स होती है। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई डाउट्स लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।